हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 7 और जिसमें आज हम पढ़ेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये आपका लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। डायगोनलाइजेशन जिसे कहते हैं और उसको हम किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन निकालते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए से टू बी diagonalizable if there exists another non-singular square matrix P such that P inverse A P is a diagonal matrix। कहने का मतलब ये है कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वो डायगोनलाइजेबल तभी हो सकता है जब उसके नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स P होगा, ठीक है। और ये P क्या होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। और क्या होगा उस जहाँ पे जो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स P होगा और वहाँ पे P इनवर्स इंटू A इंटू P जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो आप डायगोनल मैट्रिक्स समझ रहे हैं क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। अदरवाइज जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब यहाँ पे देखिए P जो है इस यहाँ पे वो क्या है, मॉडल मैट्रिक्स है। मॉडल मैट्रिक्स, अब मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है तो आप ये हम आगे देखेंगे मॉडल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अब हम किस डायगोनलाइजेशन निकालने के लिए कोई मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन जब निकालते हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ आपको स्टेप यहाँ दिया गया है, उसको फॉलो करेंगे, फिर आप आसानी से डायगोनलाइजेशन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टेन आइगन वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड डॉट डॉट सो ऑन लैम्डा एन ऑफ ए मैट्रिक्स है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है उसमें आपको सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालना है। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी पता होना चाहिए, तभी आप आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आप वो निकाल लें। सेकेंड स्टेप कहता है ये, if there exists a pair of distinct complex eigenvalue then A is not diagonalizable over the field R of a real number। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू निकालते हैं और वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होगा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होगा, तो वो उस समय जो है वो ए का डायगोनलाइजेबल रियल नंबर के रूप में, रियल नंबर के फील्ड में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर स्टेप क्या कहता है, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए सेट ऑफ एन लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर देन ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो यहाँ पे ये भी कहता है कि अगर उसमें ए सेट ऑफ एन लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, अब जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होना चाहिए तभी वो डायगोनलाइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज डायगोनलाइजेबल पॉसिबल नहीं है। तो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का मतलब क्या हो गया, जब आइगन वैल्यू निकालते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में देखा कि आइगन वेक्टर किस तरह से निकालते हैं, उस पर एक चीज़ हमने देखा कि एक आइगन वेक्टर जो था दूसरे पे डिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या, अगर वो डिपेंडेंट होगा तो उसका डायगोनलाइजेबल पॉसिबल नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट होगा तब जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। आइगन वेक्टर जो भी है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चलिए स्टेप नंबर 4 ये कहता है, इफ देयर एग्जिस्ट एन लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर x1 x2 xn डॉट डॉट देन p इज x11 x12 xn1 x डॉट डॉट x1n1 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जो कि मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 है, तो x1 जो है उसका जो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जैसे x11 है स्मॉल xn11 है, x12 है, x1 डॉट 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 x1n, तो ये जो भी आइगन वेक्टर है तो उस कंडीशन में देन क्या p जो है वो क्या बनेगा, हमारा ये बनेगा। जो आइगन वेक्टर है उसी को हम एक सिस्टमेटिक रो और कॉलम के ऑर्डर में लिख देंगे। तो यही हमारा क्या होता है, मॉडल मैट्रिक्स होता है। मॉडल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब कि आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग
अगर हम आइगन वेक्टर निकालते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, हम आइगन वेक्टर निकालते हैं तो वो जो है उस वेक्टर को जो मैट्रिक्स रूप में अरेंज करते हैं तो वो हमें क्या देता है, नया मैट्रिक्स देता है, जो कि जिसको हम लोग पी यहाँ पे नाम दे रखे हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, या फिर उसका डायगोनलाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो उसकी करस्पॉन्डिंग हमने उसके रिगार्डिंग हमने कुछ स्टेप देख लिए हैं कि कब उसका डायगोनलाइजेशन पॉसिबल है और उसके निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो कुछ स्टेप्स हमने देखा, अब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए मेनली क्या होता है ना कि कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जब आपको ये डायगोनलाइजेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम जो है ये 10 मार्क्स का, मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिनिमम जो है इसका 10 मार्क्स होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कोई गिवन मैट्रिक्स है, इसमें हम सबसे पहले पहला स्टेप क्या था इसका, हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने जान रखा है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो वो होता है 1 माइनस लेमडा आई, जो कि यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन ए जो इस इक्वेशन को इस मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया और उसमें से लेमडा आई मैंने घटा दिया। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो कि हमें 0 आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ए माइनस लेमडा आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो है इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें ये लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 4 आएगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आइगन वैल्यू है वो पहला आइगन वैल्यू -1 आएंगे, दूसरा जो है 3 आएगा और तीसरा जो है वो 4 आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यू है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारा क्या बनेगा, आइगन वेक्टर भी इसी करस्पॉन्डिंग आएगा। तो चलिए यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को कंसीडर कर लेते हैं कि ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स जो है, एक्स यहाँ पे जो आएगा वो हमारा क्या देगा, आइगन वेक्टर देगा, वो इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू सबसे पहला जो है वो -1 है, तो -1 आइगन वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें इस तरह से अब इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के हम लास्ट में देखें कि जो हमारा ये इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम x1 x2 और x3 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए x1 का वैल्यू, x3 का वैल्यू यहाँ से तो 0 आ गया और x2 को हमने लेट कर लिया कि ये k है, तो x3 जो है -3k हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो गया, x1 मतलब कि जो आइगन वेक्टर 1 जो है वो कुछ इस प्रकार से निकल गया। अब देखिए जो आइगन वैल्यू सेकेंड था जो कि 3 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम जब इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो हमें ये x1 इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है। और फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारा यहाँ पे x1 का वैल्यू आ गया, x2 का वैल्यू आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये नॉर्मल अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, इसको आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो x2 भी निकल गया हमारा, ठीक है। x2 क्या हो गया, ये हमारा आइगन वेक्टर सेकेंड आ गया, ठीक है। चलिए अब जो आइगन वैल्यू हमारा थर्ड था जो कि 4 था, उसके करस्पॉन्डिंग 4 है, उसके करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो फिर वही है ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने कंसिडर किया था, तो उसी के रिगार्डिंग जो है लेमडा की जगह पे क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे लेमडा आई की जगह पे। तो यहाँ पे 1 था, 1 में से -4 करेंगे तो मैं इक्वेशन जो है वो क्या है हमारा, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हमारा वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो भी है हमारा वो क्या आया, वो मैट्रिक्स जो था वो हमारा क्या था,
2 था, तो वहाँ पे हम लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए हमारा यहाँ जो है, जो मैट्रिक्स है, सबसे पहला मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या है, अच्छा 1 है, तो 1 माइनस 4 करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आएगा आंसर, -3 आएगा। ठीक है, तो लेमडा लेमडा माइनस कर दिए, तो सब जगह इसी तरह से माइनस करके, और जो हमारा ये सॉरी यहाँ पे फिर यहाँ पे माइनस किए, और उसको माइनस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद जो है हमारा एक क्या आ गया, एक कोरस्पॉन्डिंग जो है इसके रिगार्डिंग हम लेमडा 4 माइनस किए, जो भी है लेमडा का वैल्यू पुट किए मैट्रिक्स में, तो हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स मिल गया। उसको हम फिर x1 x2 x3 का वैल्यू यहाँ से हम इसको क्या किए, पहले इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर लिए, फिर उसके बाद इसमें हम x1 x2 x3 का वैल्यू निकाल लिए। अब इसमें से इसके कोरस्पॉन्डिंग एक और आइगन वेक्टर हमें मिल गया। यहाँ पे आइगन वेक्टर नंबर 3, मतलब कि x3 हमारा निकल गया। ठीक है, तो आप देखिए इस मैंने क्या बोला था, जब भी आइगन वेक्टर निकल जाते हैं तो उसको हम एक मैट्रिक्स के रूप में अरेंज कर देंगे। तो जो भी हमारा x1 था, x2 था और x3 था, इसको हमने मैट्रिक्स रो और कॉलम के रूप में अरेंज कर दिया। अब जो ये हमें बन गया, एक ये मॉडल मैट्रिक्स बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। मॉडल मैट्रिक्स का क्या नाम दिया गया था, P दिया गया था। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमको क्या निकालना है, अगर डायगोनलाइजेशन निकालने के लिए अगर मॉडल मैट्रिक्स हमें उपलब्ध मिल जाता है, तो मॉडल मैट्रिक्स निकालने के बाद उसको हम उसका P इन्वर्स निकालेंगे। तो P इन्वर्स निकालने के लिए आपको इससे पहले भी लेक्चर में मैंने बता दिया इन्वर्स किस तरह से निकालते हैं, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इस मेथड को हम क्लास 12 में भी पढ़ रखे हैं, तो हम इस मेथड से आसानी से इसको हम P इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले P का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाले तो हमारा -20 आ गया। ठीक है, इसका फिर मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर निकाले तो ये आ गया। फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ P, तो P एडजॉइंट, इसका P निकाल दिए, मतलब P का एडजॉइंट निकाल दिए, एडजॉइंट मीन्स उसको ट्रांसपोज कर दिए, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब जो है P इन्वर्स निकालेंगे तो कैसे होगा, एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P, ये होता है आपका क्या होता है, P इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है वो -20 है, तो 1/2 -20 हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ P जो है हमारा ये है, एडजॉइंट ऑफ P जो है ये है, तो इसको मैंने लिख दिया। अब जो है ये इसके रिगार्डिंग कोरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स आ गया। तो जब इसको डायगोनलाइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो डायगोनलाइजेशन फॉर्म में मैंने पहले ही बताया आपको कि P इन्वर्स AP होता है। तो P इन्वर्स जो है यहाँ पे हमारा निकल चुका है, क्योंकि ये है, ये आपका P इन्वर्स है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पे लिख दिए, और P जो है वो मॉडल मैट्रिक्स हो गया। सॉरी, P जो है हमारा यहाँ पे क्या हो गया, मॉडल मैट्रिक्स हो गया। तो इसको हम मॉडल मैट्रिक्स लिख दिए, और अब जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको हम इसको इससे मल्टीप्लाई किए। ठीक है, मतलब कि P इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई किए, तो ये आया आंसर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है, फिर भी चलिए आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। पहले इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा सेकेंड एलिमेंट आएगा। मल्टीप्लाई करके ऐड भी करते जाएंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जिनको समझ नहीं आ रहा है, जिनको नहीं मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, वो समझ लीजिए अच्छा से। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख, एग्जांपल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किए, तो ये आपका हो गया -4। फिर इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किए, तो आपका +8 हो गया। और फिर इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किए, तो +0 हो गया। तो ये आपका आंसर कितना आया, 4 आया। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पहला एलिमेंट लिख रखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है मैंने 4 लिख रखा है।
4 लिख रखा है। आप देखिए, हम सेकेंड एलिमेंट पे जाते हैं, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉलम पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि जो ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 24, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आपका हो गया प्लस का 16, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो ये आपका हो गया 0। तो ये आपका कितना -8 आया। देखिए यहाँ पे मैंने -8 लिख रखा है, ठीक है। तो इसी तरह से सो ऑन आप कंटिन्यूसली इसको पहले इससे फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। फिर आप जब सेकेंड रो पे आइएगा तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये एलिमेंट आ जाएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली इसको भी वही करना है, तो आप कर लीजिए, आसानी से इसको कर सकते हैं, आता ही होगा। इससे पहले लेक्चर में भी हम लोग ने ये मल्टीप्लाई एक बार मैंने बता दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या किए, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो हमें ये रिजल्टेंट आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो हमें ये रिजल्टेंट आया। अब जो है ये जो है 1/20, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका 3, ये आपका हो जाएगा 4। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो सिर्फ नॉन जीरो है, बाकी सभी क्या है 0 है। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया 3x3 का, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो रिक्वायरमेंट थी वो सब कुछ यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स ए था उसको हम लोग डायगोनलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। चलिए, तो अब जो है इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम शॉर्ट में समराइज कर दे रहे हैं। इसका समरी ये है कि कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स है, उसको अगर बोलेगा कि आप उसका ये क्या बोलते हैं उसको डायगोनलाइजेशन निकालिए, तो सिंपल सी है, समरी ये है कि सबसे पहले उस मैट्रिक्स को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप निकालना जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। देन आपको सेकेंड स्टेप जो है उसमें हम फिर आइगन वैल्यू को देखेंगे कि आइगन वैल्यू क्या आया है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका जो उसके रिगार्डिंग जो भी कैरेक्टरिस्टिक रूट आएगा उसी को आइगन वैल्यू कहते हैं। तो आइगन वैल्यू निकल जाएगा। फिर आइगन वैल्यू निकालने के बाद आपको देखना है कि आइगन वैल्यू जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो वो फिर उसमें डायगोनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर दो आइगन वैल्यू जो है वो अगर डिपेंडेंट है तो फिर भी वो उसका भी डायगोनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको हम उसके रिगार्डिंग फिर हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे। अब उस आइगन वेक्टर को हम जब मान लीजिए अगर 3 आइगन वैल्यू है तो उसमें 3 आइगन वेक्टर आएगा, तो उस आइगन वेक्टर को हम मैट्रिक्स के रूप में अरेंज कर देंगे। उस मैट्रिक्स का नाम दिया गया है P, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए x1 आ जाएगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा, यहाँ पे x3 आ जाएगा, यहाँ पे सब उसके एलिमेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। फिर इस P का P इनवर्स निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, P इनवर्स निकालना है। तो P इनवर्स आपको जैसा सुविधा लगे, जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सबसे पहले जो P इनवर्स निकाला, आपका जो क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़ रखा था उसी मेथड से उसका डिटरमिनेंट निकाला, उसका माइनर निकाला, फिर एडजॉइंट निकाला, फिर उसको फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब जो है डायगोनलाइजेशन का कंडीशन क्या है कि अगर P इनवर्स इंटू A इनवर्स इंटू A इंटू P, अगर ये तीनों चीज निकल गया, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, डायगोनल मैट्रिक्स देगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें जो है लास्ट में क्या मिला, डायगोनल मैट्रिक्स मिला। तो यहाँ पे हम इस तरह से जो भी है डायगोनलाइजेशन निकाल सकते हैं। तो एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी होते हैं बुक में या फिर एग्जाम में दिए होते हैं, और अगर उसमें बोला जाए आपको कि आप डायगोनलाइजेशन निकालिए, तो आप समझ लीजिएगा उसका जो भी आइगन वैल्यू है वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं आएगा और वो जो है इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो आसानी से आप उसका
आइगन वेक्टर या ट्रायंगुलेशन फॉर्म उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका यूनिट नंबर 1 यहाँ पे समाप्त हुआ, एंड हो गया। कोई भी क्वेरी हो आप अपना क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कोई भी और विशेष जानकारी चाहिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि यूनिट 1 का स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है उसको हम एक वीडियो में पूरा लेकर आएँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द आपके लिए उस पूरा लेक्चर को मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।